हेलो बेटा, दिस इज़ डॉक्टर जतिंदर। और आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेल को। पिछले बार हमने किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, और अब हम बात करेंगे आज साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है बेटे, तो ध्यान से समझिए साइटोप्लाज्म क्या है, और साइटोप्लाज्म के बाद हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये देखिए क्या है साइटोप्लाज्म। सबसे पहले इट्स अ जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, दैट लाइज बिटवीन प्लाज्मोलेमा एंड न्यूक्लियर एनवेलप। ये जो प्लाज्मोलेमा है ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, किसको बोलते हैं? प्लाज्मोलेमा इज द अदर नेम फॉर, किसके लिए बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। ठीक है, तो ये मैंने एक सेल बनाई है जिसमें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि साइटोप्लाज्म एक्चुअली होता क्या है और इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, ये आउटर साइड जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस सेल की, और ये है न्यूक्लियस अंदर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो जो न्यूक्लियर एनवेलप है, यानी कि ये, ठीक है, एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप है, यानी कि ये, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बीच में जो भी लाई कर रहा है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में, ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। किसी भी एक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो ये होता है। ठीक है बेटा, अब इसमें होता क्या क्या है? इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें 3 पार्ट है मेनली। एक तो ये सारा का सारा फ्लूइडी स्ट्रक्चर है, फ्लूइडी, सेमी फ्लूइड होता है, मतलब स्टिकी सब्सटेंस है ये नॉर्मल पानी जैसा फ्लूइड नहीं है, ये हाई विस्कोसिटी वाला स्टिकी सब्सटेंस है। ठीक है, वैसा फ्लूइड है ये जिसमें हाई विस्कोसिटी है। ठीक है ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है, इसके अंदर फिर आपको ये सेल ऑर्गेनल्स दिखाई देंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, इंक्लूजन बॉडीज हैं, सेंट्रियोल है, ये सब इसमें एम्बेडेड होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो वो है सेकंड पार्ट। पहला है साइटोसोल, जो मैंने आपको बताया, एक ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड मैट्रिक्स इसको बोल सकते हो। ये मैट्रिक्स जिसके अंदर ये एम्बेडेड है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल वगैरह हैं, वो पार्ट। और थर्ड है बेटा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, जो मैंने इंक्लूजन बॉडी लिखा है यहाँ पे। ये 3 डिफरेंट चीजें हैं इसमें, और तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप सुनते जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोसोल की। साइटोसोल इट्स अ ट्रांसपेरेंट कोलॉइडल मिक्सचर। ठीक है, ये जो कोलॉइडल वर्ड है यहाँ पर, ये कोलॉइडल वर्ड आपको केमिस्ट्री में पता होगा कि क्या होता है। वैसे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि कोलॉइडल एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअली एक मिक्सचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस के अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस माइक्रोस्कोपिकली, उसका स्ट्रक्चर वो उसमें एम्बेडेड हो, सस्पेंडेड हो। ठीक है, जैसे पहले एक सब्सटेंस है और उसके अंदर माइक्रोस्कोपिकली कोई दूसरा सब्सटेंस एम्बेडेड है, उसमें सस्पेंडेड है, वो एक कोलॉइडल मिक्सचर होता है। तो ऐसा होता है ये साइटोसोल। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड, क्योंकि ये सेल के अंदर है ना, इसलिए इसको इंट्रासेलुलर कहते हैं। ठीक है, यहां पे 2 वर्ड आप हमेशा याद रखिएगा, इधर देखिए, एक होता है इंटरसेलुलर, एक होता है इंट्रा सेलुलर। ठीक है, इंट्रासेलुलर का मतलब है सेल के अंदर, सेल के अंदर जो होता है दैट इज इंट्रासेलुलर। और इंटरसेलुलर है कई सारी सेल्स जैसे होती हैं इनके बीच में। ठीक है, इंट्रा सेल के अंदर, इंटरसेलुलर सेल्स के बीच में, विद इन द सेल्स, सेल के बीच में, कई सेल्स के बीच में, इंट्रा एक सेल के बीच में, एक सेल के अंदर। ठीक है, तो ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, इसको ग्राउंड प्लाज्म भी बोलते हैं, इसको साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी इसी का नाम है। The cell organelles and the cytoplasmic inclusions are suspended into it. यहां पे देखिए आप, ये है सेल ऑर्गेनल्स और ये है इंक्लूजन बॉडीज, यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, ये सब इसमें देखिए सस्पेंडेड होती हैं। ठीक है, इट होल्ड्स मैनी इंग्रेडिएंट्स। इस साइटोप्लाज्म में जो उसका साइटोसोल पार्ट है, उसके अंदर कई सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। इस पूरे के पूरे जो ये ग्राउंड मैट्रिक्स है, इसके अंदर आपको मिनरल्स मिलेंगे, शुगर्स मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे। ठीक है, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स तो आप जानते ही होंगे, बायोमोलिक्यूल में इसको हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स में मैं आपको जस्ट जल्दी से बता देता हूं।
एक पेंटोज शुगर होती है बेटा, दिस इज ऑक्सीजन, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन प्राइम, सेकंड कार्बन प्राइम, थर्ड कार्बन प्राइम, फोर्थ और ऐसे फिफ्थ कार्बन प्राइम होता है। फर्स्ट के साथ एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, ठीक है, और फिफ्थ के साथ फॉस्फेट अटैच होता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स में, इसको डीप में पढ़ेंगे। तो ये न्यूक्लियोटाइड है बेटा, ये याद रखना, ये न्यूक्लियोटाइड ही डीएनए आरएनए बनाता है क्योंकि उनका दूसरा नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड ही होता है एटीपी भी, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। वो एक्चुअल में एक न्यूक्लियोटाइड ही होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं, टीआरएनए मिलता है, ट्रांसफर आरएनए। इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस में होता है क्योंकि अमाइनो एसिड जिनको आपस में जोड़कर प्रोटीन बनती है ना, देखिए ये एक अमाइनो एसिड है और इससे फिर दूसरा अमाइनो एसिड ऐसे अटैच होगा, फिर इससे तीसरा अमाइनो एसिड अटैच होगा, ऐसे यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड होगा बीच में, पेप्टाइड बॉन्ड। और इस पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से ही क्या बनता है, ये प्रोटीन बनती है, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है बेटा। तो ये अमाइनो एसिड्स भी मिलते हैं और टीआरएनए भी मिलता है क्योंकि टीआरएनए अमाइनो एसिड लेके आता है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे, ताकि उनको आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ के प्रोटीन बना सके राइबोसोम के अंदर, ठीक है। बाकी इसमें फैट मिलता है, फैट मिलता है ट्राइग्लिसराइड के रूप में, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और उसके साथ 3 फैटी एसिड अटैच होते हैं, दैट इज ट्राइग्लिसराइड। फैट उस रूप में मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो साइटोसोल में ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें होते हैं सस्पेंडेड, और इसमें हमें इंक्लूजन बॉडीज भी मिलती हैं और साथ में क्या मिलता है, ये सेल ऑर्गेनल्स। अब साइटोसोल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। साइटोसोल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है प्लाज्मा सोल और एक है प्लाज्मा जेल, ठीक है, प्लाज्मा सोल एंड प्लाज्मा जेल। अब यहां पर देखिए आप, पहले प्लाज्मा सोल के बारे में बात करेंगे। प्लाज्मा सोल, प्लाज्मा सोल जो होता है, इट इज मोर इन लिक्विड स्टेट एंड इट इज थिनर देन प्लाज्मा जेल, ठीक है। अगर मैं इसको समझाऊं तो इधर देखिए कैसे होता है, ये यहां पे देखिए बेटा, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर यहां पे न्यूक्लियस है, ये है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड यहां पर ये वाला आउटसाइड पेरिफ्री पे जो साइटोसोल का पार्ट है, साइटोसोल का पार्ट जो यहां पर है ना, वो बाहर की साइड है पेरिफ्री पे, तो कहलाता है एक्टोप्लाज्म, ठीक है। और जो अंदर होता है इनसाइड यहां पर, वो कहलाता है एंडोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्म है वो ज्यादा फ्लूइडी होता है, ज्यादा फ्लूइडी मतलब थिन होता है, इसलिए उसमें मूवमेंट ज्यादा हो सकती है। एक्टोप्लाज्म यहां पर जो साइटोसोल है वो ज्यादा विस्कस है, ज्यादा स्टिकी है, तो वो मूवमेंट कम करता है, ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्म है ना, जो ज्यादा थिनर है, ज्यादा विस्कस नहीं है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा सोल, ठीक है। और एक्टो जो आउटसाइड पेरिफ्री पे है, दैट इज नोन एज प्लाज्मा जेल, ठीक है। ये समझिए, स्ट्रक्चर देखिए। अब इसको हम पढ़ते हैं यहां पर। प्लाज्मा सोल इज मोर इन लिक्विड स्टेट, दैट इज इट इज थिनर देन प्लाज्मा जेल। प्लाज्मा जेल जो भी मैंने आपको बताया, जो आउटसाइड पेरिफेरी पे है, स्टिकी ज्यादा है, विस्कस ज्यादा है। प्लाज्मा सोल जो अंदर की साइड है, ज्यादा थिनर है। इट इज फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द सेल, सोल इंटीरियर में मिलता है, अवे फ्रॉम प्लाज्मोलिमा, यानी कि एंडोप्लाज्म में मिलता है, ठीक है। हेयर साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग अक्कर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान से समझिए। साइक्लोसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है, ठीक है, ये अब आप समझेंगे। देखो बेटा, क्या होता है कि ये जो सेल होती है ना, इस सेल के अंदर कई वेसिकल्स हैं। जैसे यहां पर नाइट्रोजनस वेस्ट है, या और कोई बॉडी का वेस्ट है, या बॉडी का कोई सेल ऑर्गेनल है, उसमें डैमेज हो गया है और उसको बॉडी को बाहर निकालना है, तो देखो क्या होगा, इसके अंदर मूवमेंट होगी। एक और मैं सेल बना रहा हूं, आप यहां पे समझिए, ये न्यूक्लियस है इसका, इसके अंदर ऐसे ऐसे मूवमेंट होगी। किसके अंदर मूवमेंट होगी, साइटोसोल के अंदर, एंडोप्लाज्म के अंदर। किस पार्ट में, प्लाज्मा सोल वाले पार्ट में, क्योंकि वो थिनर है ना, ज्यादा विस्कस नहीं है, तो मूवमेंट होगी।
और इससे क्या होता है, ये जो वेसिकल्स है जिसको बाहर निकालना है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएंगे। या फिर क्या होता है बेटा, ये है गोल्जी बॉडी जैसे। अब गोल्जी बॉडी जब प्रोटीन बना देता है, प्रोटीन बनती है राइबोसोम में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन वो प्रोसेसिंग के लिए, मतलब उसको रेडी किया जाता है, पैकेज किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, उसकी काट छाट कर देता है प्रोटीन की, और उसको ऐसा चेंज करके फिर वेसिकल में कन्वर्ट करके गोल्जी बॉडी क्या करता है, या तो सेल के बाहर भेज देगा, या फिर अगर उसकी प्रोटीन की जरूरत यहीं पे है, जैसे इस लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स थे जो मैंने आपको बताए थे, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलाइटिक होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं किसमें, लाइसोसोम में, जो डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, ठीक है। तो ये एंजाइम्स कहाँ बनते हैं एक्चुअली, है तो प्रोटीन ही, बनेंगे राइबोसोम में, राइबोसोम के साथ एमआरएनए है, और फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे और वहां से वो गोल्जी बॉडी के पास आए और इसने वेसिकल बना दिया, और ये वेसिकल इसको कहाँ भेज देगा, फिर लाइसोसोम के पास, क्योंकि उसके एंजाइम है ये। पर ये मूवमेंट कैसे होगी, ये मूवमेंट वेसिकल्स की, तो ये जो वेसिकल्स की इंटरनल मूवमेंट है अंदर, या फिर वेस्ट को बाहर निकालना है, ये सारी मूवमेंट जो अंदर होती है ना साइटोप्लाज्म में, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बैक्टीरिया में भी मिलती है, ये प्लांट में भी मिलती है, और एनिमल सेल्स में भी मिलती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, MING, ठीक है बेटे, स्ट्रीमिंग ये मिलती है हर जगह पे, इसकी जरूरत होती है सेल के अंदर मूवमेंट के लिए। और आज अब इसको हम आगे लेके चलते हैं, इधर देखिए बेटे, इसी का नाम साइक्लोसिस भी है, साइक्लोसिस भी कहते हैं। प्लाज्मा जेल इज मोर विस्कस, जो आउटसाइड था ना एक्टो, इसकी बात कर रहा हूं अब मैं, ये प्लाज्मा जेल है, इट इज मोर विस्कस एंड स्टिकी देन प्लाज्मा सोल, इट इज प्रेजेंट जस्ट इनसाइड द प्लाज्मा लिमा, दैट इज इन द रीजन ऑफ एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म के रीजन पे होता है, प्लाज्मा लिमा के जस्ट इनसाइड, ये एक्टोप्लाज्म था यहां पर, और प्लाज्मा लिमा के जस्ट इनसाइड ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे यहां पर, ठीक है बेटे। बोथ प्लाज्मा सोल एंड प्लाज्मा जेल आर कन्वर्टिबल, इंटर कन्वर्टिबल, इसका मतलब है ये सोल जेल में कन्वर्ट हो सकता है और जेल सोल में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स एंड मॉलिक्यूल्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म, जैसे न्यूट्रिएंट्स को मूव करवाना हो, वेस्ट को मूव करवाना हो, अभी मैंने आपको बताया ना कैसे मूवमेंट होती है, बस वैसे ही, ठीक है बेटा। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, ये आपको अमीबा दिखाई दे रहा है, अमीबा, अमीबा के अंदर एक सोल जेल थ्योरी है। सोल जेल थ्योरी क्या कहते हैं कि अमीबा कैसे मूव करता है, ये बताया गया है इसमें। तो अमीबा की मूवमेंट है, एक प्रोटिस्टा है अमीबा, एक्चुअली उसमें क्या होता है बेटा, अगर मैं अमीबा का स्ट्रक्चर बनाऊं, ये किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट है, उसमें आएगा, आप समझ लीजिए होता क्या है। इसके अंदर जो प्लाज्मा सोल है वो ऐसे मूव करता है, ठीक है बेटा। इसकी वजह से मैं डॉटेड दिखा रहा हूं, हो क्या जाता है, ये डॉटेड वे में, ये ऐसे आगे की ओर यहां से साइटोप्लाज्म निकल जाएगा जब ये ऐसे मूव करेगा। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये होता है प्लाज्मा जेल, जो एक्टोप्लाज्म में है, ये मूव करता है, ठीक है। इसके बाद ये यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये मूव करता है नहीं है, और ये वाला पार्ट इसमें आके फिर से कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, सोल में। देखिए आप, ये साइटोप्लाज्म आगे की ओर मूव किया, प्लाज्मा सोल मूव किया जो अंदर था, ये यहां पर जाके किस में कन्वर्ट हो गया, प्लाज्मा जेल में, ठीक है। ये प्लाज्मा जेल पीछे की ओर है, और फिर यहां से प्लाज्मा जेल फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, प्लाज्मा सोल में। तो ऐसे ये मूवमेंट करता है, जिससे ये इसका अमीबा का आगे की ओर मूवमेंट होती है, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, और इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं या साइक्लोसिस बोलते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, साइक्लोसिस। और इससे ही अमीबा मूव करता है बेटा, इसे बोलते हैं सोल जेल थ्योरी, कि अमीबा कैसे मूव करता है, ओके। तो अब आगे चलते हैं बेटा, दूसरे नंबर पे क्या था यहां पर, देखिए, ये तो हमने बात की अभी साइटोसोल की, अब हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स की, हम बाद में बात करेंगे, पहले साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स की बात करूंगा मैं, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स क्या है वो देखिए आप, दीज आर समटाइम्स कॉल्ड इंक्लूजन बॉडीज। देखिए बेटा क्या होता है, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था,
पिछले वीडियो में देखिए यहां पर ये एक रिसेप्टर है, मैंने आपको बताया था। यहां से आएगा इंसुलिन, इंसुलिन जो बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज में बनता है। इंसुलिन एक लाइगेंड की तरह काम करेगा, मतलब जो अटैच होगा रिसेप्टर के, सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, वो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। ये एक बन गया लाइगेंड और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इंसुलिन ने इस सेल को एक सिग्नल दे दिया है। ये सेल अब क्या करेगी, ग्लूकोज का इंटेक करेगी अंदर, और ग्लूकोज को आपस में जोड़ के क्या बना देगी, ग्लाइकोजन। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता रखा है, ग्लाइकोजन बन गया। ये जो ग्लाइकोजन यहां बना ना बेटा, ये यहां पर ग्रेन्यूल्स के रूप में इकट्ठा हो जाता है, किसमें, सेल्स में। और ये एक टाइप ऑफ इंक्लूजन है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है। ठीक है, अब आपको समझ में आया इंक्लूजन्स क्या है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। ऐसे ही आप याद रखिए, हमारी बॉडी में एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू के चैप्टर में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। वैसे अभी समझ लीजिए, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है एडिपोज टिश्यू। आप सब इसके बारे में जानते होंगे। ये फैटी टिश्यू कहलाता है बेटा, यानी जो लोग ऑप्स होते हैं ना, ऑप्स लोग होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, उनके अंदर एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है, जिसमें फैट ज़्यादा होता है, तो उसमें एडिपोसाइट्स होती हैं। एडिपोसाइट्स वो सेल जो कि एडिपोज टिश्यू में मिलती हैं, और उन सेल के अंदर छोटे छोटे ऐसे ऐसे क्या होते हैं, फैट ग्रैन्यूल्स। क्या होते हैं, फैट ग्रैन्यूल्स। फैट इकट्ठा होता है बेटा, ठीक है। एडिपोज टिश्यू में एडिपोसाइट मिलते हैं, उनमें फैट ग्रैन्यूल्स होते हैं। फैट जो होता है ना, ये किस रूप में होता है वो समझिए, ट्राइग्लिसराइड के रूप में। ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड का मतलब है जो फैट मॉलिक्यूल है वो इस रूप में होता है हमेशा, ये याद रखना। एक ग्लिसरॉल का जो मॉलिक्यूल है वो अटैच होता है 3 फैटी एसिड के साथ, तब बनता है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो फैट ग्रैन्यूल्स हो चाहे ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स हो, ठीक है बेटे, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं इंक्लूजन्स में। तो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स की हम बात कर रहे हैं अभी। These are sometimes called inclusion bodies. Inclusion bodies कुछ अलग है, वो आपको बताऊंगा। साइटोप्लाज्मिक inclusions, these are tiny particles found freely suspended and floating within the cytoplasmic matrix। ठीक है, उसमें फ्रीली फाउंड करते हैं। आप इस लाइन का मतलब समझिए, ये देखिए, ये डॉटेड डॉटेड जो है ना, ये वाली, ये इंक्लूजन बॉडीज है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स है। ये ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, फैट के ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, या फिर ये वो प्रोटीन भी हो सकती हैं जो वायरस अफेक्टेड सेल्स में मिलती हैं। अगर हमारी किसी सेल को कोई वायरस अफेक्ट कर देता है ना बेटा, तो उसके अंदर कुछ एक प्रोटीन्स बन जाती हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर रहती हैं, और वो इंक्लूजन बॉडी कहलाती हैं। ठीक है ना, तो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स की एक टाइप है इंक्लूजन बॉडीज। देखिए सस्पेंडेड होती हैं ये साइटोप्लाज्म में, ये दैट यू कैन सी। ठीक है, अब दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। देखिए ग्रैन्यूल्स होते हैं ग्लाइकोजन के, फैट के या प्रोटीन्स के, जो भी हैं, वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और वो नॉन लिविंग सब्सटेंस है। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब काम करते हैं बेटा, ये फंक्शन करते हैं, इसलिए वो लिविंग कहलाते हैं। सेल के अंदर लिविंग सब्सटेंस है वो, लेकिन नॉन लिविंग है ये। ग्लाइकोजन हुआ, फैट हुआ, जो स्टोर किया जा रहा है, जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स है, वो लिविंग नहीं है, वो कोई काम नहीं करते, दैट्स फॉर स्टोरेज ओनली। दीज इंक्लूड स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड पिगमेंट ग्रैन्यूल्स। ठीक है, पिगमेंट मीन्स कलर्ड ग्रैन्यूल्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, ग्लाइकोजन, जो मैंने आपको समझाया, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स फाउंड इन हिपैटोसाइट्स एंड मसल्स। हिपैटोसाइट्स मतलब लिवर सेल्स। अनदर एग्जाम्पल इज फैट ड्रॉपलेट्स, ट्राइग्लिसराइड, जो अभी मैंने आपको बताया, जो एडिपोसाइट्स इन एडिपोज टिश्यू में होता है। ठीक है, द इंक्लूजन बॉडीज जो मैं बता रहा हूं वायरस अफेक्टेड में मिलती हैं, जो यूजुअली स्टोर्स प्रोटीन्स फॉर्म्ड मोस्टली एट द टाइम ऑफ वायरल इन्फेक्शन। जब एक वायरस हमारी बॉडी की किसी सेल को इन्फेक्ट करता है, तब उस सेल्स के अंदर भी कुछ फॉल्टी प्रोटीन्स बन जाती हैं जिनका कोई ज्यादा यूज नहीं होता है, और वो कहलाती है इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की। जो थर्ड बचा है सेल ऑर्गेनल्स। देखिए अभी तक हमने साइटोप्लाज्म में साइटोसोल पढ़ लिया है और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन पढ़ लिया।
अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स की। ठीक है बेटा, सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स की जो सेल्स होती हैं दे आर डिवॉइड ऑफ मोस्ट सेल ऑर्गेनल्स। आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे कि बैक्टीरिया होता है उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते ज्यादा, उसमें कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, प्लास्टिड कुछ नहीं है उसमें, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया की जगह उसमें रेस्पिरेशन के लिए एटीपी जनरेट करने के लिए मीजोसोम्स होते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है उसका। राइबोसोम्स होता है लेकिन उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है ना, तो उसमें बस एक सिंगल एनवेलप सिस्टम है, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो उसकी खुद की है वही एक एनवेलप है उसका, बाकी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स उसमें नहीं होता। वेयरएज यूकैरियोट्स में डबल एनवेलप सिस्टम होता है बेटा। डबल एनवेलप सिस्टम का क्या मतलब है? इसका मतलब है इट इज कंपोज्ड ऑफ मैनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। जैसे कि कौन कौन से? देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो गोल्जी बॉडी हो, चाहे वो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया हो, सब मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, सो दीज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स व्हेन एक्ट एज ए फंक्शनल यूनिट, ये आप समझिएगा, एक फंक्शनल यूनिट की तरह अगर काम करती है कोऑर्डिनेटेड वे में तो वो बनाती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नीट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। क्या होता है? एक्चुअली द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज अ सेट ऑफ मेम्ब्रेन्स दैट फॉर्म अ सिंगल फंक्शनल यूनिट। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स, इसमें है क्या क्या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वो समझिए आप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें, न्यूक्लियर एनवेलप है इसमें, वेसिकल्स है इसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें, गोल्जी बॉडी है इसमें, और लाइसोसोम्स है और वैक्यूल्स है। यही है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से इनके ऊपर कवरिंग होती है उसकी, मेम्ब्रेनस है, बट स्टिल वो इसका पार्ट नहीं होते हैं। इसका याद रखना इस चीज को। ठीक है, और सेंट्रियोल और राइबोसोम में तो मेम्ब्रेन ही नहीं होती, विदाउट मेम्ब्रेन है, वो भी इसका पार्ट नहीं है। अब ये यूनिट कैसे है, फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है, आप वो समझिए। ठीक है बेटा, आप सब लोग यहां पर देखिए ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। देखो ये है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में है न्यूक्लियोलस। मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं, इसके कई एग्जांपल है, एक एग्जांपल समझिए। न्यूक्लियस में है न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलस में बनता है राइबोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोलस बनाता है राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स वो साइट प्रोवाइड करते हैं जहां पे बनेगी प्रोटीन। ठीक है बेटा, लेकिन यहां पे जब राइबोसोम्स बन गया, ये न्यूक्लियर एनवेलप से बाहर निकलेगा। तो न्यूक्लियर एनवेलप यहां लिखता हूं मैं, एनवेलप से बाहर निकलेगा। इसके बाद ये पहुंचेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और उसके पास जाके ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हो जाता है। राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। एक बार प्रोटीन बन गई तो वो प्रोटीन एंटर करती है किसके अंदर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। किसके अंदर एंटर करेगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये मूव करेगा। ठीक है बेटा, अब यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? ये जो प्रोटीन बनी है ना यहां पर, ये प्रोटीन अभी इफेक्टिव नहीं है, इसका वो शेप नहीं है, इसको ऐसे 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 मतलब रेडी नहीं है अभी ये प्रोटीन। इसकी काट छाट की जाएगी, इसके काट छाट करके इसको प्रोसेस किया जाएगा और फिर इसको पैक कर दिया जाएगा। ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा गोल्जी बॉडी, ऐसी जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो एक वेसिकल होता है जो इस इनएक्टिव प्रोटीन को, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चली गई है राइबोसोम से बनने के बाद, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको एक वेसिकल में भर देगा और वेसिकल से वो पहुंचा देगा किसके पास? गोल्जी बॉडी के पास। किस लिए? प्रोसेसिंग के लिए और पैकेजिंग के लिए। और इसके अंदर गोल्जी बॉडी में ये बन के रेडी हो गई है अब और पैक हो चुकी है, और ये वेसिकल्स जो होते हैं छोटे छोटे, इनमें ये पैक कर देता है। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी क्या कर देता है? इसमें प्रोटीन को पैक कर देता है। ये प्रोटीन अब जरूरत हो सकता है यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई इंट्रिंसिक, आपको याद है इंटीग्रल प्रोटीन जो अंदर थी, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये वाली याद है जो अंदर मैंने आपको डायग्राम में बनाई थी, ये वाली प्रोटीन,
ठीक है, या फिर इसकी पेरिफेरी पे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो हो सकता है इन्होंने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बनाई हो, वो प्रोटीन जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाएगी, उसको रिप्लेस कर देगी। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी के बाद क्या आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया ना, जहां पर जरूरत पड़ी इस प्रोटीन की, मेम्ब्रेन। या फिर हो सकता है ये प्रोटीन एक्चुअल में इंसुलिन ही था। हो सकता है ये जो सेल हो बेटा ये बीटा सेल्स हो। किसकी है बीटा सेल्स बताइए, पैंक्रियाज की, जो क्या बनाती है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक 51 अमाइनो एसिड से बना हुआ एक प्रोटीन है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, ये यहां पर पहुंचेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसको एक वेसिकल में ऐसे पैक करके एक्सोसाइटोसिस बाहर निकाल देगी, ताकि ये कहां पर जा सके, ये अपनी जगह पर जा सके जहां पर इसकी जरूरत। तो क्या होगा बेटा, ये इंसुलिन को यहां पर आया, एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकाल दिया। अब इंसुलिन यहां से चलेगा, पैंक्रियाज से बाहर निकलेगा, ब्लड में जाएगा और ब्लड के थ्रू हिपैटोसाइट्स में या मसल सेल्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, वहां पे इंसुलिन अपना काम करेगा। तो इस वे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी। समटाइम्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे लाइसोसोम्स है, इसके अंदर एंजाइम्स हैं प्रोटीन वाले, और इन्होंने क्या किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ये एंजाइम ही बनाया है, ये प्रोटीन बनाई है। तो ये गोल्जी बॉडी इस एंजाइम को पैक करके किसके पास भेज देगा, लाइसोसोम के पास भेज देगा। तो लाइसोसोम भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो और कई बार क्या होते हैं, कई ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जिनको आप, ये जो एनिमल सेल होती है वैक्यूल में क्या कर देती है, स्टोर कर देती है, वैक्यूल भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए आपने देखा कि ये सारा एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये एक यूनिट की तरह काम करता है, एक सिंगल काम कर रहा है। ठीक है, फंक्शनल यूनिट। इसीलिए हम इन सबको बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है बेटा, ये था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट करेंगे। ओके।